Press the bell icon on the YouTube app and never miss Hello students, I welcome you again in seminary classes. In this video we are going to learn about federalism. In the previous videos you have already learned about power sharing. पावर शेयरिंग के बारे में तो आप पहले ही से पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 था जो कि सिविक्स का। अब हम लोग बात करेंगे सिविक्स के चैप्टर 2 फेडरलिज्म के बारे में, और इसकी चर्चा हम लोग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में ऑलरेडी कर चुके हैं जब हम लोगों ने ये बात की थी कि वर्टिकली कैसे पावर शेयर होता है सेंटर, स्टेट और भारत के केस में लोकल गवर्नमेंट के बीच में। तो उसी बात को इस चैप्टर में डिटेल से समझना है और पढ़ना है। You don't need to be घबराएंगे at all, क्योंकि हम आपको बहुत आसानी से समझाने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर को डिवाइड किया गया है सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के बीच में। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट और भारत के केस में लोकल गवर्नमेंट, इन लोगों के बीच में जो पावर, शक्ति, शक्तिमान वाला शक्ति का जो बंटवारा हुआ है उसे ही हम लोग कहेंगे फेडरलिज्म। ऐसा सिस्टम जिसमें पावर का बंटवारा हो सेंट्रल और उसके नीचे वाले फॉर्म ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के बीच में जो बंटवारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेडरलिज्म। कुछ और एग्जांपल मैं बताता हूं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। आप अपने स्कूल में देख लें, प्रिंसिपल साहब होते हैं या डायरेक्टर साहब, उसके नीचे आप देखेंगे क्लास टीचर, फिर आपके क्लास में मॉनिटर या फिर जनरेटर भी कुछ लोग कहते हैं, ये हुए। फिर घर की अगर बात की जाए तो पापा दादा हो गए, दादी हो गई, पापा मम्मी हुए, फिर आपके बड़े भाई। ये लोगों के बीच में एक तरह का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो ये फेडरलिज्म वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में अंतर को समझते हैं, क्योंकि जब भी पावर शेयरिंग के हिसाब से सरकारों को बांटा जाता है तो दो तरह की सरकार का नाम आता है। एक को कहेंगे यूनिटरी और दूसरे को कहेंगे फेडरल। तो क्या मतलब है यूनिटरी का? यूनिटरी मतलब जिसमें या तो एक ही लेवल का सरकार होगा भाई, या तो एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, या अगर एक से ज्यादा अगर होता भी है तो जो दूसरा वाला होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करेगा, उसको आंसरेबल होगा। यानी इन दिस सिस्टम either there is only one level of the government or some of units are answerable to the central government। यानी केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही आपको देखने को मिल सकता है कि सेंटर ही पे सिर्फ गवर्नमेंट हो, सिर्फ दादा ही जो कर चाहे कर सकते हैं, या फिर अगर नीचे के लोग हैं तो वो ऊपर के सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर देते हैं, उनके प्रति वो रिस्पांसिबल है, जवाबदेह है। ये यूनिटरी गवर्नमेंट है। अब इसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे पहला ही लाइन है कि ये दो गवर्नमेंट होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। यहाँ एक का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ कितना होना चाहिए? दो या उससे भी अधिक। जैसे भारत के केस में हमारे यहाँ तीन है, सेंटर है, स्टेट है और फिर लोकल गवर्नमेंट है। और यहाँ एक खास बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंटर। देखिए यूनिटरी और फेडरल में कोई डिफरेंस है तो यही डिफरेंस है, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं 2 तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल मैंने दिया कि 1 हो भी सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो यूनिटरी में भी कभी-कभी दो गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन जब दो गवर्नमेंट यहाँ होगा सेंटर और स्टेट, तो स्टेट सेंटर के प्रति जवाबदेह होगा, लेकिन यहाँ स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के प्रति कोई जवाबदेह नहीं। दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और उनको जो पावर, शक्तिमान या जूनियर जी या शिवा या फिर मोटू पतलू वाला जो ताकत मिलता है वो सेंटर के द्वारा नहीं मिलता है, बल्कि संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिलता है। और आगे इसके बारे में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की। इससे आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तभी आपको आगे का सारा टॉपिक समझ में आएगा। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, यानी भारत को क्या ऐसे फीचर है जो भारत को
फेडरल कंट्री बनाता है। तो हम लोग ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ेंगे और उसके बाद भारत में चेक करेंगे कि क्या और सारे के सारे फीचर मैच कर रहे हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला फीचर क्या है? देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि 2 गवर्नमेंट होनी चाहिए या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट या लोकल की बात की जाए। तीसरी बात, सेकंड इसका फीचर ये है कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ये लोग जो रूल करेंगे ये सेम सिटीजन को रूल करते हैं। यानी कि अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो आप बिहार गवर्नमेंट के अंदर में भी आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अंदर में भी आते हैं। तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट दोनों जो रूल कर रही है सेम तरह के सिटीजन को ही रूल कर रही है, आप दोनों के अंदर में आते हैं, लेकिन दोनों का अपना खुद का ज्यूरिसडिक्शन है, सब्जेक्ट है। क्या मतलब हुआ ज्यूरिसडिक्शन है? ज्यूरिसडिक्शन शब्द का मतलब ये होता है यहां पे सब्जेक्ट, कुछ ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सेंटर के पास पावर होगा कानून बनाने के लिए, और कुछ ऐसा सब्जेक्ट जिसमें स्टेट के पास पावर होगा, उसे हम लोग ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। तो फेडरलिज्म का जो सेकंड फीचर है वो ये कि अलग-अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट को अलग-अलग सब्जेक्ट मिल गया है कि जिसमें वो कानून बना सकते हैं, अलग-अलग काम सौंप दिया गया। ये किसमें लिखा हुआ है कि सबका अलग-अलग काम है भाई? तो ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों फीचर समझ में आया? फिर से मैं रिवाइज करता हूं। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारा का सारा जो फीचर है, सिर्फ पहला फीचर आप याद करें, बाकी सब याद हो जाएगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले फीचर में क्या बात आई कि 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि दोनों गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, किसको वो रूल करेंगे? तो इसका जवाब है कि दोनों सेम सिटीजन को रूल करते हैं, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट अलग-अलग होता है। अब अगला सवाल कि ये सब्जेक्ट कहां लिखा होता है, पता कैसे चलेगा कौन सब्जेक्ट पे कौन रूल करेगा? तो सब्जेक्ट कहां लिखा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगला सवाल कि कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज हो जाता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी गई उसको तो अमेंड कर दिया जा सकता है, अगर उसको ही चेंज कर दिया गया तो पावर भी चेंज हो जाएगा, और जब पावर ही अलग-अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट का चेंज हो गया, या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंज करके 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट को एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कर दे, तो सब खत्म हो गया, सारा फेडरलिज्म तो स्वाहा हो गया। तो समझिए ये जो फेडरलिज्म होती है, ये इस तरह की जो चीजें होती है, फंडामेंटल प्रोविजन होता है, फंडामेंटल मतलब बुनियादी चीज, स्ट्रक्चर इसको कह सकते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। अब ये सारी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, इसको कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता है। एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कभी भी इसको चेंज नहीं करेगा, यानी सिर्फ सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट के सारे एमपीज इकट्ठा होके चाहे कि फेडरलिज्म चेंज कर दे, पॉसिबल नहीं है। तो कैसे होगा चेंज? इसके लिए अप्रूवल चाहिए। सच चेंज कैन बी डन आफ्टर द कंसेंट। जैसे शादी ब्याह में होता है ना, लड़का लड़की दोनों का अप्रूवल होता है, कंसेंट, उसी तरह से यहाँ पे दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट, परमिशन, रजामंदी, अनुमति कंपलसरी है। अब सोचिए कि कौन से ऐसा स्टेट गवर्नमेंट होगा जो बोलेगा कि अच्छा मेरा पावर आप ले लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट अगर ऐसा कहती है कि मेरा पावर लीजिए, तभी ना फेडरलिज्म को हटाया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि फेडरलिज्म जो फीचर है फंडामेंटल प्रोविजन है, तो इसको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। हटाने के लिए सेंटर के साथ साथ स्टेट का भी परमिशन लेना पड़ेगा, और कभी भी स्टेट परमिशन देने वाला नहीं है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आगे की बात कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी गई है तो वो तो खुद से चल के फिर के आपके पास आएगी नहीं, और आपको कानून फॉलो नहीं करवाएगी। अब कानून में जो बात लिखी गई है उसको लागू कौन कराएगा, और उसका मतलब क्या होता है वो कौन बताएगा? जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, इसका क्या मतलब है? इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे कि अभी मिड डे मील जो आया है या राइट टू फूड है, वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। इसको कोर्ट ने इंटरप्रेट ऐसे किया कि आपने साइंस में पढ़ा है कि फूड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, फूड इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो नहीं, जीने के लिए खाना जरूरी है, तो अगर आपको राइट टू लाइफ दिया गया है तो राइट टू फूड भी देना पड़ेगा।
फिर राइट टू लाइफ के लिए आपको एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, तभी ना आपका राइट टू लाइफ सिक्योर होगा। तो उसी एक राइट टू लाइफ से बहुत सारी चीजें जुड़ के आई, और वो कौन बताया? कोर्ट। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट, एक्सप्लेन करे। एक सवाल और आता है कि कई बार सेंटर और स्टेट के बीच में तनातनी हो गई, सास बहू की तरह एकदम लड़ाई हो गई। अब इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई, तो इस टाइम पे सॉल्यूशन करने के लिए कौन आएगा? इनको छुड़ाने के लिए, इनकी लड़ाई को यहाँ पे कौन? चाचा चौधरी आएंगे? नहीं, यहाँ पे ये काम भी कोर्ट का है कि कोई कंफ्लिक्ट हो तो उसको रिजॉल्व करे अलग अलग स्टेट, या एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई मसला हो। ये सारी बातें आपको समझ में आई। अब इसमें एक सवाल आता है कि ठीक है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, हर अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है, और उस ज्यूरिसडिक्शन के बारे में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, स्टेट लेवल का परमिशन जरूरी है, सारा एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। और पांचवा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक्सप्लेन कौन करता है? कोर्ट करता है। ठीक है, सारा कुछ तो हो गया, यानी स्टेट गवर्नमेंट का पावर वगैरह आ गया, सेंट्रल का पावर आ गया। तो सिर्फ पावर से हम कुछ कर सकते हैं, पैसा भी तो चाहिए, रेवेन्यू भी तो चाहिए। अगर रेवेन्यू आपके पास नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या करिएगा? हम आपको कहे कि आपको हम जो है अपने कोई पर्टिकुलर लोकेशन का पर्टिकुलर पोस्ट हम आपको एलोकेट करते हैं, लेकिन आपके पास एक पैसा कौड़ी नहीं देंगे, तो वो काम आप सही से कैसे कर पाएंगे? मुश्किल होगा। अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ठीक है, हम आपको इतने सारी किताबों को प्रिंट करने के लिए दे रहे हैं, तो आप कैसे प्रिंट करिएगा? यू नीड मनी। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो ये भी संविधान में मेंशन है कि किस जगह से कौन सी सरकार पैसा, टैक्स कलेक्ट कर सकती है। तो इसे हम लोग कहते हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज आर क्लियरली स्पेसिफाइड, मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये अगर आपको 6 का 6 फीचर समझ में आ गया, तो समझ लीजिए कि अगला टॉपिक व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री एकदम चुटकी में आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब इतने सारे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ लेने के बाद आपके ज़हन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाई आर वी हैविंग दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट? इसका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, 2 बात है बुनियादी तौर पे। ये है कि देश का जो यूनिटी है उसको बचाए रखना, और साथ साथ में उसको बढ़ाते रहना, प्रमोट करना। और ये फेडरलिज्म वैसी कंट्रीज में ज्यादा यूज की जाती है जहां अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो ताकि सारे लोगों की बात कहीं ना कहीं तरीके से, क्योंकि स्टेट अलग अलग है, तो सारे लोगों को अकोमोडेट किया जा सके, सारे डाइवर्सिटीज को कंट्रोल किया जा सके, उसको कह लीजिए कि एडजस्ट किया जा सके, उसके लिए ये फेडरलिज्म बहुत ही बेहतर चीज है। इसलिए अगला टॉपिक है एडजस्ट डाइवर्सिटी विद इन स्टेट्स, यानी अलग अलग स्टेट में अलग अलग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी शब्द का मतलब कि डिफरेंसेस, विविधता। जैसे अब घर में आप सुनते होंगे आपके पापा मम्मी कई बार बोलते होंगे कि बेटा 5 उंगली बराबर नहीं होता, यानी कि सारी उंगलियां अलग होती है। ठीक उसी तरह हमारे भारत के सारे स्टेट्स एक तरह के नहीं, आप कई डिफरेंसेस देख सकते हैं। अगर आप सदर्न स्टेट में जाइएगा तो वहां खाने का तरीका, वहां का कपड़ा पहनने का तरीका, वहां की बोलचाल, ये नॉर्दर्न स्टेट से बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। क्लाइमेट अलग मिलेगा। आप कश्मीर में चले जाइएगा तो ठंडा क्लाइमेट है, और इधर आप चले राजस्थान में तो डेजर्ट एरिया है, बहुत ज्यादा गर्म एरिया, वो क्लाइमेट वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब इतने सारे डिफरेंसेस को एडजस्ट करने के लिए फेडरलिज्म को लाया जाता है, और यही इसका मकसद है। अब ये तो फेडरलिज्म का मकसद है। इसका एक टॉपिक है आइडियल फेडरल सिस्टम, यानी फेडरल सिस्टम सबसे आइडियल, सबसे आदर्श किसे हम लोग कहेंगे? इसमें 2 बातें होनी चाहिए। पहला एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और दूसरा म्यूचुअल ट्रस्ट। अब एक आदमी को हमने पावर ट्रांसफर किया, कि अगर स्कूल ही की बात की जाए तो अगर प्रिंसिपल साहब क्लास टीचर को पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, और क्लास टीचर मॉनिटर को पावर ट्रस्ट के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उनमें ये बात तो होना चाहिए कि वो उस बंदे पे ट्रस्ट करते हो, और वो जान रहे हैं कि जो कानून है, जो बातें उसको बताई जाए तो उसको फॉलो करें। ठीक उसी तरह कि गवर्नमेंट जो अलग अलग लेवल पे है उनको पावर शेयरिंग के कुछ रूल पे अग्री होना चाहिए। सिर्फ कानून में लिखे जाने से ये फेडरलिज्म सही से नहीं चल
चल पाएगा, बल्कि लोगों अलग लेवल का जो गवर्नमेंट है उसमें भी एक तरह का समन्वय होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को लोग म्यूचुअल ट्रस्ट है, एक दूसरे पे लोग ट्रस्ट करे कि हर कोई अपना एग्रीमेंट का जो पार्ट है उसको फुलफिल करेगा। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो काम होता है वो उसको करेगी, सेंट्रल के अंदर में जो काम होता है वो उसको करेगी, तभी एक आइडियल फेडरल सिस्टम का निर्माण हो पाएगा। आने वाले वीडियोस में फिर हम लोग बात करेंगे फेडरलिज्म के टाइप्स के बारे में, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडिया में कौन सा है, कमिंग टुगेदर है या होल्डिंग टुगेदर है। फिर और भी बातें हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में सीखने को, जानने को मिलेगा।